हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ ऋषि गुप्ता और आज आप माई क्लासरूम के प्लेटफॉर्म में है बच्चे। आज के सेशन में हम एनएसओ में क्लास 9th में 2017 और 18 के बीच में जो पेपर हुआ है उनके फिजिक्स के क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। एज यू ऑल नो कि एनएसओ के पेपर में सर दो सेक्शन में चीजें आती हैं, एक लॉजिक रीजनिंग में, एक साइंस में, जिसमें 3 सेक्शन होते हैं, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स। राइट, थोड़ी सी गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं कि जब भी आपके पास पेपर आता है आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं फॉर ओएमआर फीलिंग वगैरह और सारे जो इंफॉर्मेशन है उनको एक बार सही से देखने के लिए। और सर यहाँ 3 सेक्शन आते हैं। पहले सेक्शन में लॉजिक रीजनिंग के 10 क्वेश्चन मिलेंगे बच्चे, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दूसरे सेक्शन में सर साइंस के 35 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अचीवर सेक्शन में सर 5 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। अच्छे क्वेश्चन आते हैं, नो डाउट ज्यादा नंबर के क्वेश्चन है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना बच्चे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, दूसरा चीज आपको एक चीज और बताना है कि सर जब क्वेश्चन सॉल्व करने का फाइनल आंसर आता है ओएमआर पे फिलिंग अच्छे से करना बच्चे, क्योंकि अगर ओएमआर पे फिलिंग गलत कर दिया तो आपका सारा चीज जो है, जितना भी चीज आपने मेहनत करके पढ़ा होगा, सारा चीज खराब हो जाएगा। तो मेक श्योर कि ओएमआर सीट के लिए टाइम निकाल के अच्छे से उसको फिलअप करना। एग्री? चलो, 2017 से 18 के जो एनएसओ का प्रीवियस ईयर के 9th के सेक्शन का पेपर है उनका डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे सेक्शन ए के लिए आप देखते हैं, मोशन चैप्टर से है। क्या है क्वेश्चन, एक बार पढ़ते हैं। 2 स्टेटमेंट दिया गया है, स्टेटमेंट को अपने को देखना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम। यानी सर आपसे कह रहा है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट एस सर प्रोपोर्शनल टू है टी स्क्वायर के, तो क्या इसका मतलब मैं ये निकाल सकता हूं कि बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यानी सर उस टाइम पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा। बिल्कुल सर। आपको एक चीज याद है कि सर फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन शायद आपको याद होगा। सर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता था, s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पे देखना डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है बच्चे, यानी यहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट में देखते हैं, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सिस गिव्स एक्सेलरेशन। यस बच्चे, आपको पता है v यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको हमेशा एक्सेलरेशन देता है। मगर क्या इसको और इससे कोई रिलेशन है? सर नहीं। ठीक है, तो सर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। बिल्कुल सर, दोनों स्टेटमेंट पूरी तरह से ट्रू हैं, बट सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को किसी भी तरह से वेरीफाई नहीं कर रहा है। तो सर बी जो है ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। ये बच्चे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, ये चीज आप अगर समझ जाते हो काफी आसान होगा। मे भी हो सकता है कुछ लोग जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए होते हैं, हम उनको पढ़ाते भी हैं ये चीज, मगर एनसीईआरटी में इस तरह के कोई क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, तो मैं पहले इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिमाग में डाल देता हूं। क्या कॉन्सेप्ट है? सर कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, जैसे मान लो कोई भी फोर्स है, बेसिकली कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। सर अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी मेरे पास किसी हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पे लग रहा है, तो सर इस वेक्टर क्वांटिटी के मैं 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर सकता हूं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर लेता हूं, यानी सर इस फोर्स को मैं सर एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में क्या कर देता हूं सर, तोड़ देता हूं। सर अगर थीटा के डायरेक्शन में मैं जाता हूं, जैसे मान लो ये फोर्स है, सर इस फोर्स का एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस में करना है, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस में करना है। सर थीटा के डायरेक्शन में जाता हूं तो वो हो जाता है सर एफ कॉस थीटा, और यहां पे हो जाएगा सर एफ साइन थीटा। बोलो क्या ये कहानी क्लियर है? सर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम बच्चे अगर फोर्स वेक्टर है तो आपका जो मोमेंटम होता है बच्चे, पहला चीज कि जो भी मोमेंटम क्वांटिटी है, मोमेंटम यानी जिसे मैं p से रिप्रेजेंट करता हूं, जिसकी वैल्यू m इंटू वेलोसिटी है, सर ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। ठीक है सर, यहां तक मुझे समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखना बच्चे, यहां पे जो मैं कहानी करने वाला हूं, सर अगर आप देखो तो सर इसकी वेलोसिटी अगर यहां पे v है तो इसकी इस डायरेक्शन में मोमेंटम होगा m इंटू वी।
सर जब ये ब्लॉक इससे कोलाइड करके टकराएगा तो भी सर इसकी जो मोमेंटम है वो सर सेम, मास तो सेम होगा और उतने ही स्पीड से उस डायरेक्शन में जा रही है, यानी अभी भी इसका मोमेंटम m इंटू वी होगा। अब ध्यान से देखना बच्चे, मैं इसको क्या कर रहा हूं सर, दो कंपोनेंट में इस वेक्टर क्वांटिटी को तोड़ रहा हूं सर, एक x डायरेक्शन में एक y डायरेक्शन में, है ना। जिस तरह से इस फोर्स को मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ा था, इसी तरह इस मोमेंटम को भी दो कंपोनेंट में तोड़ रहा हूं। अगर ये 60 डिग्री एंगल है तो ये भी सर 60 डिग्री एंगल होगा, तो सर इस डायरेक्शन में मोमेंटम हो जाएगा mv। सर थीटा के डायरेक्शन में घूमता था तो कॉस आता था, थीटा के अपोजिट घूम रहा हूं, थीटा के अपोजिट घूम रहा हूं तो सर साइन वाला फैक्टर आ रहा है, तो ये हो जाएगा mv साइन 60 डिग्री और यहां पे हो जाएगा mv कॉस 60 डिग्री। बोलो सर, यहां पे जब मैं जा रहा हूं तो भी दो डायरेक्शन में कंपोनेंट कर सकता हूं सर, इसका सर एक x डायरेक्शन में एक y डायरेक्शन में। अगर ये एंगल बच्चे 60 है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, तो सर थीटा के डायरेक्शन में देखूं, थीटा के डायरेक्शन में तो ये हो जाएगा सर mv cos 60 और ये हो जाएगा mv sin 60। बोलो बात सही है या गलत। अब यहां से अगर ये चीज आपको क्लियर कट आइडिया लग गया है तो आपको एक चीज और पता है कि सर किसी भी ऑब्जेक्ट में लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, जिससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम अगर मुझे निकालना है तो सर ये होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। देखना बच्चे, क्या इस ब्लॉक का y डायरेक्शन में यानी वर्टिकल कोई भी किसी भी तरह का सर मोमेंटम में चेंज हुआ है? नहीं सर। y डायरेक्शन में देखूं, इन y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में देखो तो इनिशियल भी, इनिशियल सर मोमेंटम है mv cos थीटा या cos 60 डिग्री और फाइनल भी क्या है सर इसी डायरेक्शन में है mv cos 60 डिग्री। तो इन y डायरेक्शन चेंज इन मोमेंटम कितना है? चेंज इन मोमेंटम ये आपका जीरो है बच्चे। अच्छा, अगर y डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज जीरो है तो बच्चे आप लिख सकते हो ना, इफ चेंज इन मोमेंटम इन y डायरेक्शन जीरो तो फोर्स इन y डायरेक्शन सर ये भी जीरो होगा। अब सर यानी मुझे पता चल रहा है, आप देखना बॉल जब टकराएगा तो आपको भी पता है इस बॉल पे जो फोर्स लगेगा बच्चे वो इस डायरेक्शन पे लग रहा होगा बैकवर्ड, इसी की तो वैल्यू निकालनी है। अब सर पी फाइनल क्या हुआ? पी फाइनल देखना अपोजिट डायरेक्शन में एम वी साइन थीटा, तो माइनस का एम वी साइन 60 डिग्री लिख दूं, माइनस पी इनिशियल एक्स डायरेक्शन में देखूं, डेल्टा पी एक्स डायरेक्शन में, इन एक्स डायरेक्शन यहां पे लिख देता हूं। तो सर अगर फाइनल देखो तो नेगेटिव डायरेक्शन में, बट अगर इनिशियली देखो तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है एम वी साइन 60, तो माइनस और पी इनिशियल प्लस एम वी साइन 60। तो बच्चे ये कितना हो जाएगा? माइनस 2 एम वी साइन 60, जिसकी वैल्यू हो जाएगी -2। मास कितना है इसका? सर मास 100 ग्राम है, तो 100 डिवाइड बाई 1000 kg में तो करना ही पड़ेगा, इनटू वेलोसिटी, स्पीड कितनी है सर 5 है, तो इनटू 5 इनटू सर साइन 60 की वैल्यू मैं आपको बता दूं √3/2 होता है, ये याद रखना बच्चे। साइन 60 की वैल्यू ऑलवेज √3/2 आपके पास आता है, ठीक है। अब यहां पे देखना ये कितना आ जाएगा सर, 1 2 से 1 2, 2 से 2 चला गया, ये कितना आ रहा है 5√3 डिवाइडेड बाय 10। बोलो सही है। अब सर अगर x डायरेक्शन में फोर्स की बात करूं, वो डेल्टा p x डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम, चेंज इन मोमेंटम कितना है 5√3 डिवाइड बाई 10, और टाइम कितना है सर? टाइम लग रहा है 2 × 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा सर 2.5√3, 5 और 2 को काटोगे 2.5, ये कितना आ जाएगा सर इनटू 100 आ जाएगा, यानी ये क्या 250√3 न्यूटन आ जाएगा बच्चे। बिल्कुल सही जवाब सर, क्योंकि अगर आप यहां पे देखो तो 10 × 10⁻³ 10 के पावर -2 होगा, 10 के पावर -2 ऊपर जाएगा 100 हो जाएगा, इनटू 100 कर दिया। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है सर? ये देखना सारे ये नेगेटिव माइनस में आएंगे ना, माइनस का मतलब सर क्या है? बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी सर लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है,
किस पे सर? ब्लॉक पे। और ये क्या पूछा है, व्हाट इज द फोर्स अप्लाई बाय वॉल, बाय वॉल के वजह से इस ब्लॉक पर फोर्स पूछ रहा है, तो वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा बच्चे? लेफ्ट डायरेक्शन में 250√3 न्यूटन लग रहा है। तो मे बी ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर कट समझ में आ गया होगा, ये समझना जरूर बच्चे, ठीक है ना, कि हम कंपोनेंट कैसे ले रहे हैं। अगर ये एक बार दिमाग में आ गया तो सर वाई डायरेक्शन में दिख ही रहा है कि कोई भी मोमेंटम में चेंज नहीं हुआ, वाई डायरेक्शन में फोर्स होगा 0। सर एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज क्या होगा? सर फाइनली नेगेटिव डायरेक्शन में था और इनिशियली पॉजिटिव डायरेक्शन में था, तो सर डेल्टा पी एक्स निकाल लिया, एक्स डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम, एक्स डायरेक्शन में फोर्स निकाल लिया, सर वो आएगा -250√3। माइनस का मतलब सर बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ना, लेफ्ट डायरेक्शन में। एग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, ये भी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बिटवीन टू टॉय कार्ड्स। यानी सर यहां पे देखना कि सर इनिशियली मान लो 2 कार्ड है मेरे पास, 2 टॉयज हैं, ठीक है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस में रखा हुआ है और इसको एक स्प्रिंग से जोड़ा हुआ है। बोलो सही है। सर इसका मास m1 मान लेता हूं, इसका मास m2 मान लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? सर यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि सर आर रिलीज देन स्प्रिंग एक्सट्रैक्ट इक्वल टू अपोजिट एवरेज। तो अगर आप क्या कर रहे हो, इसको कंप्रेस कर रहे हो, क्या कर दिया सर? कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने का मतलब सर थोड़ा सा इस तरह से इसको कंप्रेस कर दिया। एग्री। अब देखना सर कंप्रेस होगा तो स्प्रिंग जितना इस पे फोर्स लगाएगा उतना ही इस पे भी फोर्स लगाएगा, यस और नो? तो सर आप अगर इसको छोड़ोगे तो सर m1 पे देखना, अगर स्प्रिंग फोर्स F लगा रहा है तो m2 पे भी स्प्रिंग फोर्स कितना ही लगाएगा? F ही लगाएगा। अगर मैं m1 और m2 को एक सिस्टम मान लूं, पूरा का सिस्टम, तो सर इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना आपको दिख रहा है? सर नेट फोर्स 0 दिख रहा है कि नहीं? ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन टॉय एंड कार्ड्स, यानी टॉय कार्ट और ये सरफेस के बीच में, द वेलोसिटी ऑफ टॉय कार्ट इज। तो यहां पे देखना आपको एक चीज पता है कि इफ एफ एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है तो मोमेंटम क्या होता है बच्चे? पूरे सिस्टम का मोमेंटम ऑफ सिस्टम ये होता है कंजर्व। और अगर ये कंजर्व हो गया बच्चे, ये कंजर्व हो गया, तो देखना ये मेरे पास इनिशियल सिचुएशन था। क्या था सर? इनिशियल सिचुएशन था। फाइनल सिचुएशन में क्या होगा सर? फाइनल सिचुएशन में ये थोड़े एक्सपैंड हो जाएंगे। यहां पे एक बार मैं बना के दिखा देता हूं कि सर जब ये एक्सपैंड हो जाएंगे तो m1 यहां पे लग रहा है, ये एक्सपैंड हो गया, m2 मान लो यहां पर है, m2 की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v2 होगी, इस डायरेक्शन में m1 की वेलोसिटी v1 होगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ही जा रहे होंगे। तो इनिशियल और ये मेरा मान लो फाइनल कंडीशन है, ठीक है, फाइनल ये है, इनिशियल ये है। अब इनिशियल टाइम पे आप अगर देखो बच्चे तो सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा? सर सिस्टम का मोमेंटम 0 होगा क्योंकि ये भी रेस्ट पे था और ये भी रेस्ट पे था, है ना। फाइनल कंडीशन में अगर मैं सिस्टम का मोमेंटम देखूंगा पी फाइनल, तो वो कितना होगा सर? m1 प्लस m2 दोनों के सिस्टम में, यानी दोनों ब्लॉक का जो मोमेंटम होगा उनको जोड़ दूंगा। पहले ब्लॉक का मोमेंटम क्या है सर? पहले ब्लॉक का मोमेंटम -v1 होगा। क्यों? क्योंकि सर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मोमेंटम की वैल्यू होती है मास इंटू वेलोसिटी। बैकवर्ड जा रहा है इसलिए नेगेटिव लगाया, ये फॉरवर्ड जा रहा है इसलिए पॉजिटिव कर दूंगा बच्चे, m2 इंटू v2। अब आपको पता है कि सर अगर मोमेंटम कंजर्व है तो p फाइनल इक्वल टू p इनिशियल। सर p फाइनल कितना है? -m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू p इनिशियल 0। तो बच्चे आप ये कह सकते हो m1 v1 इक्वल टू m2 v2 होगा। यानी बच्चे अगर आप देखो तो जो मास है वो 1/वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल आ रहा है। क्या? अगर इसको मैं सम कांस्टेंट मान लूं तो सर मास या वेलोसिटी कांस्टेंट अपॉन मास है। तो कह रहा है कि इन अपोजिट डायरेक्शन बट इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस। बिल्कुल बात सही है, दोनों के मासेस का इनवर्स रेशियो होगा। कैसे सर? अगर v1 बाई v2 देख लेता हूं तो v1 बाई v2 क्या होगा? v1 बाई v2 हो जाएगा m2 बाय m1। तो सर इनवर्स ही तो और अपोजिट डायरेक्शन में ही चल रहा है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है मेरे पास। समझ में आया पूरा का पूरा कहानी? अरे ओके, समझ में आ गया, वो सिंपल ही था यार, ऐसा भी कोई बड़ा बात नहीं था, बस थोड़ा सा वो सोचने वाला था कि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व करना है, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात था, वो भी आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया।
चलो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेविटेशन का देखते हैं बच्चे। प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट है। अब सबको याद होगा कि प्रेशर में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी कि सर इन सेम लेवल लिक्विड या फ्लूइड हैज सेम प्रेशर। दूसरा, सर लिक्विड के वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता था वो होता था P इजिकल टू सर रो जी एच, है ना। ये दो चीज अगर आपको याद है सिंपल सा कर ले जाओगे। सर मैं इस पॉइंट को पॉइंट ए मान रहा हूं, इस पॉइंट को पॉइंट बी मान रहा हूं, तो सर क्या पॉइंट ए और पॉइंट बी सेम लेवल है इस लिक्विड के? बिल्कुल। तो सर प्रेशर पॉइंट ए पे मैं बोल सकता हूं बी पॉइंट के प्रेशर के बराबर होगा। कह रहा है डायग्राम शोज यू टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड पी। इस लिक्विड की डेंसिटी को मैं रो पी बोल देता हूं, डेंसिटी ऑफ पी। और कह रहा है पी पोर्ड इनटू 1 आर्म वाटर लेवल। ये आपके पास क्या है सर? वाटर है। वाटर की डेंसिटी क्या होती है सर? 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये भी आपको याद होता ही है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वाटर लिक्विड P 1000 kg पर मीटर क्यूब एंड 750 इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा ये क्वेश्चन दे दिया है, इसकी वैल्यू दे चुकी है कि ये कितने हैं सर? 750 kg पर मीटर क्यूब है। मुझे ये हाइट की वैल्यू निकालनी है कि ये हाइट की वैल्यू कितनी होगी। और सिंपल सा है सर, पॉइंट ए पे देखूं ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये इसकी डेंसिटी भाई इस पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा सर? रो जी एच। ये कौन सा लिक्विड है सर? ये वाटर है, तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी सर? रो हो जाएगा 1000, जी की वैल्यू 10 और एच की वैल्यू कितनी है सर? 6 डिवाइड बाई 100। मीटर में लिखना पड़ेगा ना, ऐसा यूनिट में। इसी तरह पीबी देखना सर, यहाँ पे एच हाइट है, लिक्विड की डेंसिटी 750 है, तो रो जो कि 750 है इंटू जी जो कि है 10 इंटू एच, सर एच ये आ जाएगा। अच्छा अब देखना सर, ये 10 से तो 10 चला जाएगा, 1 2 से 1 2 चला गया, तो 10 इंटू 6 डिवाइड बाई 750, ये एच की वैल्यू आ रही है ना। ये इससे चला गया, ये कितना हो जाएगा 6/75 मीटर। तो h की वैल्यू 6/75 इंटू 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो सर। 25 से काटूं तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3 से ये 2 यानी ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपको यहाँ पे बिल्कुल सही दिख रहा है। आपको बस ये दोनों चीजें फंडामेंटल याद होनी चाहिए, तो ये कहानी आपकी बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट विच कैन रीच द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। यानी ये कह रहा है कि सर अगर मान लो कि मेरे पास ये ग्राउंड था और किसी सर्टेन हाइट से मैं इस बॉल को गिराता, ठीक है, तो पहले रेस्ट पे था सर, जैसे ही गिराया तो ये ग्राउंड तक पहुंचने पे कितना टाइम लगा रहा है सर? ये टाइम लगा रहा है 5 सेकेंड, राइट। ये कह रहा है कि ये सर 5 सेकेंड ग्राउंड पे पहुंचने में टाइम लगाता है। चलो यहां तक समझ में आया। फिर कह रहा है इफ दिस स्टोन इज ड्रॉप्ड आफ्टर 3 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल इज अगेन रिलीज देन द टोटल टाइम टेकन बाय द स्टोन। यानी कह रहे हैं सर अगर इसी स्टोन को मैंने सर पहले रेस्ट पे रखा, फिर ये जब 3 सेकेंड यानी t इक्वल टू 0 था, t इक्वल टू 3 सेकेंड पे फिर कैसे कर ला दिया सर? रेस्ट पे ले आया। यानी सर गिर रहा था, यहां पे मैंने पकड़ लिया इसे, और जैसे पकड़ा फिर छोड़ा, फिर ये नीचे आएगा। तो सर ये कितने टाइम पर यहां पर पहुंचेगा वो टाइम निकालना है। तो देखना पहले क्या मैं इसकी हाइट निकाल सकता हूं बच्चे? ये जो हाइट h है जिससे ये फेंका जा रहा है सर निकाल सकता हूं। मैं इस पॉइंट को ए बी नाम दे देता हूं, इसे पी क्यू आर नाम दे देता हूं। तो अगर मैं ए से बी के लिए फंडामेंटल बात करूं तो आपको एक फॉर्मूला पता है, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या होता था? एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सर डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? एच। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जी की वैल्यू सर मैं 10 ले लेता हूं, टी स्क्वायर हो जाएगा सर, ए से बी पहुंचने में 5 सेकंड लग रहा है, 5 स्क्वायर 25 हो गया। ये कितना हो जाएगा बच्चे? 25 बच्चे 125 मीटर आ जाएगा। सर एच की वैल्यू निकाल लिया। अब देखना सर पी से क्यों 3 सेकंड तक का टाइम लगा, तो सर इससे हाइट h1 ले लूं, तो मैं पी से क्यू के लिए बात करता हूं बच्चे, पी से क्यू, वही फॉर्मूला फिर से लगा रहा हूं सर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो सर यहां पे एस की वैल्यू कितनी है
एक मिनट सर, यहां पे देखना सर, P से क्यों जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो h1 हुआ। सर इनिशियल वेलोसिटी यहां रेस्ट पे था 0 प्लस हाफ इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर। सर ये h1 3 सेकंड में ट्रेवल किया, टी स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 45 मीटर हो जाएगी क्या सर, 5 9 इंटू 5 45 मीटर। अब P से सॉरी Q से R के बीच की बात करूं, Q से R के बीच की बात करोगे तो देखना बच्चे, अगर H1 आपका 45 मीटर आ गया तो P से Q H2 जो हाइट है वो कितना आएगा। सर ये टोटल 25 मीटर आया था, 125, ये 45 हो गया, तो सर H2 की वैल्यू क्या होगी। सर H2 की वैल्यू हो जाएगी 125 माइनस ये कितना हो जाएगा 80 मीटर, ये 80 मीटर हो जाएगा। अब PQ से R सर 80 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो एक बार देख लेते हैं। डिस्टेंस सर 80 इजकल टू सर इनिशियल वेलोसिटी Q से R सर 0, तो 0 प्लस हाफ इंटू जी जो कि है 10 इंटू टी स्क्वायर, सर नहीं पता। अब यहाँ पे सर टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ जाएगा 16। तो यहां से बच्चे अगर आप t की वैल्यू देखो तो क्या 4 सेकंड दिख रही है, टी स्क्वायर 16 यानी t की वैल्यू सर 4 सेकंड आ जाएगी। तो बच्चे आप देखना यहां पे कि सर p से q जाने में लगा 3 सेकंड, फिर q से r जाने में कितना टाइम लग रहा है 4 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम लगेगा 7 सेकंड। तो ऑप्शन बी बिल्कुल मेरे पास यहाँ पे सही आ रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर है। चलो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे, वर्क पावर एनर्जी का। ये भी बड़ा अच्छा सा एक सवाल है, खैर बहुत लॉजिकल सा सवाल है, अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। ये देखना यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है, एन एक्सीलरेटर कैरीज 20 पैसेंजर, यानी बच्चे एक एक्सीलरेटर है, ठीक है ना, ये 20 पैसेंजर को ले रहा है, ऑन एन एवरेज हर पैसेंजर की 60 kg है। तो सर इस पूरे का मास कितना हो जाएगा, सर इसका मास हो जाएगा, एक का मास ऑन एन एवरेज 60 kg है, 20 है, तो इतना kg इस पूरे का मास है। कह रहा है 4 पॉइंट ये इट ट्रेवल 4.2 मीटर इन हाइट इन 1 मिनट ईच फ्लोर, यानी ईच फ्लोर की हाइट कितनी है 4.2। तो यहां पे देखना सर ये हो गया मेरा फर्स्ट फ्लोर 4.2 मीटर, इसी तरह से सर सेकंड फ्लोर भी 4.2 मीटर होगा। इसी तरह से ये कह रहा है कि मिनिमम पावर फॉर द एस्केलेटर फॉर ऑपरेटिंग लिफ्ट दीज पैसेंजर फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू थर्ड फ्लोर। सर यानी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर, यहां से यहां, यानी टोटल डिस्टेंस इसको अगर थर्ड फ्लोर तक जाना है तो हाइट कितना ट्रेवल करना पड़ेगा 3 इंटू 4.2 मीटर, है कि नहीं। अब पूछ रहा है सर ऑन एन एवरेज पावर कितना होगा, तो आप सबको पता है सर पावर का जो फॉर्मूला होता है वो वर्क टोटल जो किया गया डिवाइडेड बाय टाइम। अच्छा यहां से यहां जाने में इसे कितना मिनट लग रहा है, सर 1 मिनट लग रहा है, तो यहां से यहां जाने पे भी 1 मिनट लगेगा और यहां से यहां जाने पे भी 1 मिनट लगेगा। तो टोटल टाइम वर्क अगर मैं देखूं तो सर इस पे वर्क कौन कर रहा होगा, सर जितना ग्रेविटेशन नेगेटिव वर्क करेगा उतना ही मुझे भी वर्क करना पड़ेगा। भाई अगर मुझे m मास को ऊपर उठाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा सर mgh। इसी तरह इस लिफ्ट को अगर मुझे वहां से यहां ले जाना है तो वर्क कितना करना पड़ेगा सर mgh डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब m की वैल्यू कितनी है सर 60 इंटू 20 kg, g की वैल्यू है सर 10, h की वैल्यू कितनी है सर 4 4 8 4 12 यानी 12.6 और डिवाइडेड बाय अगर मैं टाइम करूं तो 3 मिनट, मगर मुझे सेकंड में करना है तो सर 3 मिनट को सेकंड में करने के लिए 60, तो ये वॉट में मेरे पास आंसर आ जाएगा, जूल पर सेकंड मतलब वॉट। सर 60 से 60 चला गया, 3 से अगर मैं इसे करूं तो ये 4.2 हो गया, ये कितना हो जाएगा 200 इंटू 4.2 कितना हो जाएगा बच्चे 400 इंटू 4.2, ये कितना हो जाएगा 48 एक जीरो ये गया 480 वॉट, 840 वॉट आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल रहा है, बोलो एग्री। चलो बच्चे ये खैर एक बार लिख देता हूं, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है और ये थर्ड फ्लोर है, ठीक है।
मेरे ख्याल से आपको ये भी बहुत क्लियर कट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है वर्क एनर्जी, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार बच्चे। देखना कह रहा है डायग्राम में आपको एक वुडन का ब्लॉक है जिसका मास कितना है बच्चे, मास है 10 kg, pushed up on the rough inclined plane constant speed by force of 50 न्यूटन। 50 न्यूटन के फोर्स से कांस्टेंट स्पीड से इसको चला रहा है। when the move from x to y it reach from height h 5 मीटर and travel distance 13 मीटर, 13 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। what is the work against friction? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बच्चे बहुत सिंपल सा फंडा है कि सर इस पे अगर मैं देखूं तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, एक सर 50 न्यूटन का फोर्स ये लगा रहा है, एक सर नॉर्मल लग रहा है और एक सर फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड। क्या यही सारे के सारे फोर्स लग रहे हैं? और आपको पता है कि सर वर्क डन जो नेट ऑब्जेक्ट पे हो रहा है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के हमेशा बराबर होता है। अब वर्क डन कौन कौन करेगा? सर वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ये मेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। बट सर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है सर यहाँ पे भी वही वेलोसिटी है। सर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया 0। अच्छा अब ध्यान से एक चीज और देखना, सर नॉर्मल और इसका डिस्प्लेसमेंट देखना 90 डिग्री पे है। हमेशा याद रखना अगर फोर्स मेरा बच्चे डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन क्या होगा उस फोर्स के वजह से? सर 0। नॉर्मल देखना, नॉर्मल यहां लग रहा है सर, ये डिस्प्लेस यहां हो रहा है, नॉर्मल के वजह से वर्क डन 0 हुआ। mg के वजह से सर mg डाउनवर्ड लग रहा है बट ये कितना अपवर्ड गया? सर 5 मीटर गया तो mg की वजह से वर्क डन हो जाएगा माइनस mg हाइट h, ठीक है, प्लस वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन नहीं पता, प्लस एक्सटर्नल फोर्स। सर फोर्स 50 न्यूटन यहां लग रहा है, 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ, तो इसके वजह से वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा जो कि होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो कि है 13 इज इक्वल टू 0। तो वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन क्या हो जाएगा बच्चे? mgh। m की वैल्यू कितनी है सर 10, g की वैल्यू 10, h की वैल्यू देखना सर 5 है। ये यहां जाएगा और ये हो जाएगा 50 इंटू 30, 50 कॉमन ले लेना, कितना आ जाएगा सर? ये हो जाएगा 10 माइनस 30, कितना हो जाएगा सर? 50 इंटू माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा बच्चे? माइनस 150 जूल। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कि सर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जो कि दिख भी रहा है। सर डिस्प्लेस यहां पे हो रहा है, फ्रिक्शन डाउनवर्डली लगेगा, है ना? तो ऑप्शन डी मेरे पास करेक्ट आंसर आ जा रहा है। चलो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन सर साउंड का करते हैं। ये भी क्वेश्चन बड़ा सही है। कह रहे टू मैन एट पॉइंट P एंड Q आर फेसिंग अ फ्लैट एंड हार्ड वॉल, ये वॉल है मेरे पास सोन इन फिगर। व्हेन द मैन एट पॉइंट P मेक अ क्लैप, मैन Q यस टू क्लैप। ऑफ कोर्स ये बात है, कैसे सर? अगर P क्लैप करता है तो सर यहां से एक साउंड क्रिएट होगा और वो साउंड बच्चे एक तो इस रास्ते से इससे जाएगा एट टाइम t1 पर, और t=0 से क्लैप किया, ये t1 से गया, और सर एक ये इस तरह से पहुंचेगा टाइम 2t पे, तो 2 बार क्लैप सुनाई देगा ना। स्पीड ऑफ साउंड आपको दिया हुआ है, कह रहे हैं देन व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 क्लैप। टाइम इंटरवल मतलब t2 माइनस t1 निकालना है, t2 बड़ा ही होगा, ज्यादा डिस्टेंस है। चलो यहां तक मुझे सर समझ में आ गया है। अब ये क्वेश्चन करना कैसे है एक बार ये देख लेते हैं। सर यहां से देखना कि सर अगर ये 6 है और ये यहां से यहां पे गया है तो आपको पता है रिफ्लेक्शन के वजह से गया है, तो ये सर इसका मिड पॉइंट होगा, यानी ये डिस्टेंस कितना होगा सर? 300 मीटर। टोटल 6 है तो ये 300 होगा, तो ये डिस्टेंस बच्चे कितना होगा? ध्यान से देखना, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को अगर मैं x मान लूं तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी सर? अंडर रूट 400 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर, कितना हो जाएगा सर? अंडर रूट देखना 100 स्क्वायर कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 16 प्लस 9, कितना हो जाएगा सर? 500 मीटर आ जाएगा, बिल्कुल x की वैल्यू। अब देखना बच्चे, जब P से Q ये डायरेक्ट ट्रैवल किया तो आपको एक फॉर्मूला पता है सर, S इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बोलो पता है क्या ये फॉर्मूला? सर अगर ये फॉर्मूला मुझे पता है तो P से Q पहुंचने में t1 लगा और डिस्टेंस 600 है, यानी S इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टाइम t1 हो जाएगा। जब सर ये यहां से चलते हुए यहां तक पहुंचा तो डिस्टेंस सर 2x चला, सर डिस्टेंस x और स्पीड ऑफ साउंड और टाइम लगा t2,
बोलो सही है। तो बच्चे मुझे निकालना क्या है, टाइम इंटरवल, यानी T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू कितनी है सर 2x डिवाइड बाई वी, माइनस T1 की वैल्यू कितनी है 600 डिवाइड बाई वी। 1/v कॉमन ले लूं, v की वैल्यू 320 आ रही है, इनटू सर 2x की वैल्यू, सर ये 500 है तो 2x हो गया 1000 माइनस 600, वैल्यू 1/320 इंटू 400 आ गया। सर एक जीरो से एक जीरो काटा, ये 20 डिवाइड बाई 16, 4 2 से, हाँ 10 डिवाइड बाई 8, 4 डिवाइडर सॉरी 2 से 5 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ जाएगा 1.25 के आसपास आ जाएगा। तो ये मेरे पास ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था, ज्योमेट्री लगानी थी, दैट्स इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सब नेचुरल फिनोमेना पे। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर है। आप सबको पता है सर अगर ये न्यूट्रल बॉडी है यानी इस पे नेट चार्ज 0 होगा। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो सर इस पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इसे क्या करेगा सर अट्रैक्ट करेगा, तो इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उस पे लगे हुए जो नेगेटिव चार्ज हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। तो सर यहाँ पे तो सर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे बट यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको, देख लेना ध्यान से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही लग रहा है। बस वही एक कहानी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइट का क्या कह रहा है, कह रहा है अ मैन ऑफ 1.6 मीटर विशेष टू सी हिज फुल इमेज इन अ प्लेन मिरर, द मिनिमम हाइट ऑफ मिरर। आपको बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिरर में याद कर दूं कि अगर कोई भी बंदा जिसकी हाइट कितनी है सर, हाइट h है, तो इसे बच्चे मिनिमम हाइट जो प्लेन मिरर की चाहिए जिससे ये अपना फुल इमेज क्या कर सके, फुल इमेज देख सके, वो होगा सर h मिनिमम की वैल्यू इसकी हाइट h डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो अगर h की हाइट 1.6 है तो h मिनिमम कितना होता है सर 1.6 डिवाइड बाई 2 यानी 0.8 मीटर की मुझे क्या चाहिए बच्चे, मिरर चाहिए होगा। ये चीज आप इंफॉर्मेशन हमेशा दिमाग में याद रखे रहना। बोलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई कर लेते हैं। केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से है बच्चे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे सर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अगर मैं देखूं तो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाता है। तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये तो फॉल्स हो गया, मुझे इनकरेक्ट ही छाटना है बच्चे, यानी फॉल्स वाला स्टेटमेंट ही सही होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्योर वाटर इज गुड कंडक्टर। नो बच्चे, ये कभी भी गुड, नो नॉट गुड कंडक्टर, ये भी मेरे स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। गुड कंडक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चे हम कंडक्टर तभी कहते हैं जब फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। सर अगर आप प्योर वाटर लेते हो तो वहां पे किसी तरह के आयन नहीं माए जाते। हाँ वाटर में सर अगर मैं नमक डाल दिया, अब नमक वाटर में जाते ही Na+ और Cl- यानी आयंस में टूट जाते हैं। अब क्या उनके अंदर आयंस है, हाँ सर है। अब क्या कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल करेंगे। जैसे मैं मिनरल वाले पानी की बात करूं जिनमें मिनरल होते हैं, उसमें सर उसमें भी थोड़ा बहुत कंडक्टिविटी होगा क्योंकि मिनरल्स में भी आयंस होते हैं। आयंस क्या होते हैं सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तरह बिहेव करते हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। ठीक है, चलो थर्ड एक देखते हैं। कह रहा है इन द इलेक्ट्रोप्लांटिंग कॉपर गेट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एनोड टू कैथोड। ये बिल्कुल ट्रू सा है बच्चे। आप अगर देखना कि अगर मेरे पास ये इस तरह का एक सिस्टम है, यानी सर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कॉपर वाला है, तो सर यहाँ पे जो मेरे पास कॉपर है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, यानी सर यहाँ से कॉपर निकलता है और यहाँ पे कॉपर चला जाता है, एनोड टू कैथोड कॉपर ट्रांसफर होता है। तो ये ट्रू हुआ। यहां पे क्या कह रहा है, इन अ ड्राई सेल द इलेक्ट्रोलाइज पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड। हाँ बच्चे, यहां अमोनियम क्लोराइड का क्या करवाते हैं, पेस्ट बनाते हैं बच्चे ड्राई सेल के अंदर। देखना लिक्विड नहीं, पेस्ट बनाते हैं। जब भी ड्राई सेल बनाते हैं तो उसके अंदर लिक्विड नहीं होता। अगर यहाँ पे होता कि इलेक्ट्रोलाइट इज लिक्विड ऑफ अमोनियम क्लोराइड, नहीं, गलत है। लिक्विड नहीं बनाते हैं बच्चे, इसका पेस्ट बनाते हैं जेल टाइप का। ठीक है, तो वो एक चीज हमेशा याद रखना, ये कैसा होता है सर, जेल टाइप का होता है। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स मेरे पास 2 ही इनकरेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट और सेकंड, यानी सर डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इसका। तो ये भी
ट्रू है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, कह रहा है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। वेवलेंथ आपको एक चीज पता है सर, ध्यान से देखना सर, एक वेवलेंथ क्या होता है, एक वेवलेंथ होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में जितना साउंड मेरे पास डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब इसका देखना टाइम पीरियड क्या है, अगर मैं देखूं तो सर इसका टाइम पीरियड कितना आपको नजर आ रहा है सर, 2 सेकंड नजर आ रहा है क्या, 2 माइक्रोसेकंड, सॉरी 2 माइक्रोसेकंड नजर आ रहा है, बिल्कुल सर। यहाँ t=1 से लेके अगर देखूं तो एक पूरा का पूरा अपना कंप्लीट पाथ ट्रेवल कर रहा है t=3 सेकंड में, तो 2 माइक्रोसेकंड हुआ, बिल्कुल सर। और यहां पे आप अगर देखो स्पीड आपको कितना दिया है, इस साउंड की स्पीड, सर साउंड की स्पीड दे रखी, सॉरी वेव की स्पीड दे रखी है 1500 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखना ये क्या बोल रहा है, एस इज डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। सर एक टाइम इंटरवल में एक वेवलेंथ के बराबर चलता है, तो डिस्टेंस हो गया वेवलेंथ के बराबर, स्पीड हो गई सर 1500 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना हो गया 2 माइक्रो है, तो सर इसको चेंज करूंगा किसमें 10⁻⁻6 माइक्रो को, तो ये कितना हो जाएगा 30 × 10⁻⁻4 यानी 3 × 10⁻³ मीटर में आ जाएगा। तो ऑप्शन बी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बस वही एक चीज चाहिए। वन वेवलेंथ डिस्टेंस ट्रेवल बाय साउंड इन वन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है, ये है टाइम पीरियड, बस यही एक चीज याद रखनी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अब अचीवर सेक्शन में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, ये 3 नंबर का मार्क्स होता है, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, खैर मतलब बहुत लॉजिकल भी है। कह रहा है सर यहाँ पे के, पी और एम को रिप्रेजेंट किया है काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और मास से। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो आपको एक सिंपल सा बस फंडा चीज बताता हूं सर, काइनेटिक एनर्जी आपको पता है 12 mv² होता है सर, मास से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा m²v²/2m। सर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा p² डिवाइड बाई 2m, क्योंकि सर जो मोमेंटम होता है वो मास इनटू स्पीड के या मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। तो यहां देखना आपको एक चीज पता चल रहा है, p² है ke × 2m, या फिर मैं लिख सकता हूं p = ke × 2m। ये दोनों इक्वेशन देखना, पहला देखना सर काइनेटिक एनर्जी मास m बढ़ने के साथ अगर p कांस्टेंट है, देखना पहला क्या बोल रहा है सर, p क्या है मेरे पास कांस्टेंट, यानी सर अगर p कांस्टेंट है तो सर मास अगर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी क्या, सर ऑप्शन ए भी सही लग रहा है, सही है बिल्कुल। फिर देखना सर मास कांस्टेंट है, दूसरे में क्या बोल रहा है सर मास कांस्टेंट है, सर मास कांस्टेंट है, यहां पे देखना सर मास अगर कांस्टेंट है 2m² भी कांस्टेंट है, तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ke है, तो √k और p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी p और √k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो एक लीनियर बनेगा इक्वेशन, है ना, ये तो वही हो गया सर। s = y = m × x है, सर x y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए तो लीनियर ग्राफ बोलते हो। तो सर जो p है वो √k के प्रोपोर्शनल है, तो सर लीनियर ग्राफ बन जाएगा, b भी सही लग रहा है। सर यहाँ पे देखना मास कह रहा है कांस्टेंट है, तो k और p क्या इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, सर मास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी p² के डिपेंड करेगा, यानी सर कि अगर मैं p को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो k ज्यादा बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी p² के बराबर है ना, अगर p को 2 गुना बढ़ाऊंगा तो k 4 गुना बढ़ेगा, तो सर ये कुछ इस तरह से भागता जाएगा, सर ये भी सही है। डी ऑप्शन आपके पास फॉल्स है बच्चे, डी ऑप्शन कैसे सर, कह रहा है k कांस्टेंट है, k चलो मैं कांस्टेंट कर लिया, तो p और m में देखना सर अगर k कांस्टेंट है तो अगर m बढ़ रहा है, k अगर कांस्टेंट है m बढ़ रहा है तो बच्चे p क्या उतनी ही तेजी से बढ़ेगा, नहीं बच्चे। यहां पे देखना कह रहा है m अगर 2 गुना बढ़ाओगे, m अगर सॉरी अगर मैं कह दूं कि सर
इसका एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, वरना आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे देखना सर, पी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एम है, तो मुझे P वर्सेस M में बताना है। तो सर M 0 तो P भी 0। अच्छा M अगर M है तो ये P होगा। अच्छा M अगर मेरे पास बच्चे कितना हो गया, 2M हो गया, 2M, तो P √2P आएगा। तो ये बच्चे कुछ इस तरह का ग्राफ नहीं जाने लगा, समझ लो, हाँ कि ना। तो बच्चे इस तरह का नहीं जाएगा। हाँ अगर मतलब अगर ये होता कि सर देखना ध्यान से, बस एक सिंपल सा वही कहानी है सर, P को अगर 2 गुना बढ़ाऊंगा तो M 4 गुना बढ़ेगा। अब खुद देखो, P को 2 गुना बढ़ाओगे तो M 4 गुना कहां बढ़ रहा है। P को सर P यहां से यहां पे किया तो M ये मिला। अब एक P और बढ़ाने पे बच्चे M तो आपको 4M मिलना चाहिए ना, ग्राफ में वैसा नजर नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन डी मेरे पास गलत है। बस इतनी सी कहानी थी बच्चे। और एक छोटा सा क्वेश्चन और है साउंड का ही, एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स करना है। साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नोट या टोन। तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो बच्चे कि देखना, अगर मैं सिंगल फ्रीक्वेंसी की बात करूं उसे टोन बोलता हूं। ऐसे आप बहुत बार बोलोगे कि जब भी कोई सारे पाम ऐसे गाना गाता है ना 7 अलग अलग सुर में, हर की एक फ्रीक्वेंसी होती है, बढ़ते हुए फ्रीक्वेंसी में हम चलते हैं। तो आप कहते हो कि अच्छा आपके इस वाले टोन में गड़बड़ है। इस वाले टोन का मतलब आप सिंगल फ्रीक्वेंसी की बात करते हो। नोट मतलब जब आप पूरा गाना बहुत सारे फ्रीक्वेंसी को मिला के बनाते हो, साउंड को मिला के बनाते हो, उसे नोट बोलते हैं। तो पहला तो हो गया मेरे पास सर टोन, तो टोन है तो सर ए और बी तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, साउंड ऑफ प्रोड्यूस ड्यू टू अ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी, उसे क्या बोलेंगे, टोन बोलेंगे, सॉरी नोट बोलेंगे। तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल। तीसरे पे देखते हैं, तीसरे वाले पे कह रहा है इज प्लेजेंट टू लिसन, साउंड प्रोपोगेट थ्रू अ मीडियम एट अ फाइनाइट स्पीड बट द स्पीड ऑफ साउंड एज इट प्रोपोगेट फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस मीडियम। आपको पता है सर सॉलिड से गैस, सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड बहुत ज्यादा होती है जबकि गैस में स्पीड ऑफ साउंड कम होती है। तो आप अगर देखोगे कि साउंड प्रोपोगेट थ्रू अ मीडियम ऑफ फाइनाइट स्पीड बट स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा, डिक्रीज या इंक्रीज होगा, ये बताना है, एज इट प्रोपोगेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस। तो सॉलिड में स्पीड क्या होती है साउंड की, सर ज्यादा होती है, किसके मुकाबले, सर गैस के मुकाबले, तो डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन मेरे पास तीसरा वाला बिल्कुल सही आ रहा है, डी गलत हो गया। मगर एक और आगे भी देख लेते हैं कि चौथा क्या कह रहा है, फ्रॉम सॉलिड टू गैस है। इफ एनी मीडियम एज वी द टेम्परेचर, इफ एनी मीडियम एज वी इंक्रीज या डिक्रीज द टेम्परेचर साउंड ऑफ स्पीड ऑल्सो। अगर बच्चे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो आपको ये लगेगा कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। टेम्परेचर के साथ साउंड की जो स्पीड है बच्चे वो भी हमेशा इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे अगर मैं इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड ऑलवेज ऑल्सो इंक्रीजेज होगा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल मेरे पास सही जवाब है। बोलो क्लियर है। तो ये आपके पास 3 नंबर का क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये सारे जितने क्वेश्चन है वो क्लियर कर समझ में आ गए होंगे। और अगर कोई भी और इंफॉर्मेशन चाहिए आप इस साइट पे विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू एनएसओ के बारे में पता करना है बच्चे, तो आप हमारे फेसबुक या इंस्टा पेज में भी जाके वहां क्वेरी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर कर समझ में आ गई होंगी बच्चे। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। एनएसओ के लिए अच्छे से तैयारी करना। टेक केयर बच्चा, बाय।